आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र खंड काम है चैप्टर 10 है जिसका नाम है डाल्टन प्रणाली। इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, क्योंकि अगर हम चैप्टर जानेंगे तो इससे आप भी बोर हो जाओगे और आपको चैप्टर भी समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है जिसका नाम है डाल्टन प्रणाली। इस चैप्टर के हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डाल्टन प्रणाली का विकास किस प्रमुख उद्देश्य के लिए किया गया? तो इसमें आंसर हम लिखेंगे क्या? डाल्टन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालक केंद्रित बताया, क्योंकि शिक्षक और पाठ्यक्रम दोनों ही बालक के अनुरूप होते हैं और बालक परिस्थिति के अनुसार समाजक स्थापित करता है। बताया गया है जो डाल्टन प्रणाली है उसके अनुसार बालक को केंद्रित बताया गया है, अनुरूप है बालक के एक और रूप कह सकते हैं शिक्षक और पाठ्यक्रम। इन दोनों में एक और अनुरूप है एक और रूप है बालक का, और जो बालक है वो परिस्थिति के अनुसार समाजक हो जाता है, यानी अपने आप को ढाल लेता है जैसा वातावरण बना रहेगा। ठीक है, जैसे पढ़ाई का स्तर बना रहेगा उसी प्रकार से बालक जो है परिवर्तित होगा, बालक में बदलाव आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली में परीक्षा की क्या व्यवस्था है? तो डाल्टन प्रणाली में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, केवल विद्यार्थी के प्रगति के आधार पर उसको अगली कक्षा में भेजा जाता है। यह प्रकृति लेख शिक्षकों के माध्यम से विषय के आधार पर तैयार किया जाता है। यह लेख प्रत्येक माह तैयार किया जाता है। ठीक है, जो शिक्षक है वो तैयार करेगा। तीसरा है, डाल्टन प्रणाली के प्रयोगशालाएं किसकी होती है? तो आंसर में डाल्टन प्रणाली में बच्चों के लिए प्रत्येक विषय से संबंधित और उसकी प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। जो भी उसका विषय, जैसे साइंस है तो वहाँ पर जो साइंस से संबंधित कुछ वस्तुएं रखी जाएंगी। ओके, आगे है, इन प्रयोगशाला में बच्चा जितनी देर चाहे रह सकता है। अब किसी को पढ़ने का शौक है तो वहाँ पर जो स्कूल में है लाइब्रेरी बनाई जाती है जिससे कि वह पढ़ सके। इससे आगे है आंसर में, इससे उसकी रुचि का भी पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 4 है, प्रयोगशालाएं में क्या सुविधाएं रहती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो बैठने की सुविधा रहती है, बैठ के चाहे तो बैठ के पढ़ सकते हैं, खड़े होकर चाहे तो खड़े होकर पढ़ सकते हैं। विषय से संबंधित पाठ्य सामग्रियाँ, जो भी वह विषय चॉइस करेगा उससे संबंधित वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद है तीसरा जो है, चार्ट चित्र मॉडल आदि वस्तुएं प्रयोगशाला में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में साइंस की, वहाँ पर कुछ जीव भी होते हैं और चार्ट भी बने होते हैं, मॉडल भी बने होते हैं। जैसे मस्तिष्क का हुआ, हमारे शरीर के जो पाचन क्रिया उसका, इस तरीके से मॉडल बने होते हैं जिससे जो है बालक अनुसरण करता है और सीखता है। ताकि देखिए आंसर में है आगे, ताकि बच्चे में पाठ विषय के प्रति रुचि जागृत हो। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली में विद्यार्थी अपनी शंकाओं के समाधान हेतु क्या करते हैं? शंका यानी उनको डाउट होते हैं, उनको किस तरीके से करते हैं? तो डाल्टन प्रणाली के अनुसार ये है कि विद्यार्थी अपनी शंका समाधान हेतु प्रतिदिन सम्मेलन तथा विमर्श सभा में एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में भी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से अपनी शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। अब जिसमें जो शुरुआत में एक जो लाइन आई है, सम्मेलन यानी सारे जो टीचर्स हैं वो एकत्रित होते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंटों से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो जवाब देते हैं, जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं टीचर्स, है ना, जो भी उनके आदर्श माने जाते हैं। अब जो है अगला कि इसके आगे है जिज्ञासाओं का समाधान, जो भी उनकी आशंकाएं शंकाएं हैं, जो भी उनकी जिज्ञासा है कुछ करने के लिए, तो उन विषयों पर टॉपिक पर वह बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए लघु हम जानते हैं, अति लघु काफ़ी छोटे छोटे थे, है ना, तो इनको मिलाकर हम जो है दीर्घ भी लिख सकते हैं। अब देखिए लघु में देखिए पहला है क्वेश्चन, डाल्टन प्रणाली के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। तो जो डाल्टन प्रणाली है इसके 4-5 सिद्धांत हैं,
तो इसमें हमें 2 का वर्णन करना है। 2 जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा अगर आपको जो भी सरल लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा ये व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत और स्व शिक्षा का सिद्धांत। पहला है व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, बालक को अपनी रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, न पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति। ठीक है, तो इसमें केवल क्या होता है, बालक होता है केंद्र बिंदु। बालक पर ही डिपेंड है, मतलब बालक की जैसी क्षमता होगी, बालक की जैसी रुचि होगी, उसी पर डिपेंड है। यहाँ पर लिखा भी है व्यक्तिगत, यानी केवल बालक ही जिस तरीके से वह कार्य करता है। देखिए, दूसरा है स्व शिक्षा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपनी इच्छा अनुसार विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्भर रहता है। इससे स्वाध्याय भी कहते हैं, यानी सेल्फ स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम देते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी किसी भी सब्जेक्ट या किसी अन्य वस्तु के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें सेल्फ स्टडी जरूर करना चाहिए। और व्यक्तिगत कार्य में केवल बालक पर ही डिपेंड है। वह जो अपनी रुचि है, उसकी प्रवृत्ति है, क्षमता है तथा आवश्यकता है, वह उस पर कार्य करता है। ठीक है, और जो कार्य करता है यह सब देखते हैं हमारे जो आसपास के बालक हैं या फिर शिक्षक हैं, तो वो प्रोत्साहित करते हैं उस बालक को जो इसने ये कार्य किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत और स्व शिक्षा का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत हैं डाल्टन प्रणाली के। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निर्दिष्ट पाठ की इकाइयों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें जो शब्द आया ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जो हम स्कूल में तो आप जाते होंगे, तो स्कूल में जो है एक सिलेबस होता है, हमारा कोर्स का जितना भी हमें पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है, तो एक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है हमें पढ़ाते हैं। लेकिन जो टीचर है वो हमें सिलेबस में जो बताया गया है, जैसे कि एक निश्चित समय होता है, समय जैसे कि महीने होते हैं, उसमें कुछ निर्धारित किए जाते हैं कि इस महीने में इतने पाठ्यक्रम होने हैं, और अगले 4 महीनों में कितने पाठ्यक्रम होने हैं, और टेस्ट कितने दिनों बाद होना है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं फिर और समझते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार इकाइयों का विभाजन 5 भागों में किया जाता है। 1 महीने के कार्य का विभाजन 20 इकाइयों में किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 12 भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक माह के 4 सप्ताह के रूप में 5-5 अलग अलग भाग किए जाते हैं, और कुल इकाइयों 20 हो जाती हैं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का 1 माह का ठेका होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, डाल्टन प्रणाली में टाइम टेबल का क्या महत्व है। तो डाल्टन प्रणाली में कोई भी समय सारणी निश्चित नहीं होती है, और ना ही पीडीएस के अनुसार कार्य होता है। इसमें छात्र अपनी योग्यता, अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। जिस विषय में उसे अधिक रुचि होती है वह उस विषय की अधिक समय देगा, अन्य विषयों की ओर अधिक जागरूक नहीं होगा, और बालक क्षमता के आधार पर और अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य निश्चित करता है। तो बहुत अच्छी प्रणाली है ये डाल्टन की, कि इसमें जो बालक है, जो भी उसकी रुचि है, जैसे कि उसकी रुचि है डॉक्टर बनने की, है ना, जैसे अब वो साइंस में इंटरेस्ट लेता है तो फिर वो डॉक्टर बनेगा। अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड हैं 4-5 भागों में, जैसे आर्ट साइड हुआ, साइंस साइड हुआ, बायो साइड हुआ, और इकोनॉमिक्स हुआ। मतलब ये कुछ इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। अगर आपको जो भी इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, तो आप वो ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन प्रणाली की शिक्षा विधि को स्पष्ट कीजिए। पहला तो हेडिंग है पाठ का ठेका, जैसे कि शिक्षा वर्ष के प्रारंभ में ही संपूर्ण सत्र के
कार्य की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और 12 भागों में बांट देते हैं। इस तरह कार्य को पूर्ण करने का 12 माह का ठेका ले लेते हैं। कौन? शिक्षक। जैसा कि मैं आपको बता दिया था शुरुआत में ही, सिलेबस। दूसरा है निर्दिष्ट पाठ। प्रत्येक महीने के कार्य को सप्ताह के कार्य में बांटना, मतलब जल्दी से जल्दी करना, तो वो कहलाता है निर्दिष्ट पाठ। तीसरा है इकाई विभाजन। साप्ताहिक रूप में अलग अलग किए गए कार्य को बालक की दिन के अनुसार करना पड़ता है। बालक द्वारा एक माह की 20 इकाइयों को पूरा करने पर अगले माह का ठेका शुरू हो जाता है। तो ये हो गया इकाई विभाजन। उसके बाद आता है प्रयोगशालाएं। तो डाल्टन प्रणाली के अनुसार कक्षा व्यवस्था ना होकर प्रयोगशालाएं होती। विद्यालयों में प्रयोगशालाएं यानी जिसको बोलेंगे लाइब्रेरी इसलिए होती हैं, जो फैसिलिटी छात्र को कक्षा में नहीं मिल पाती है वो वहाँ पर मिल जाती है और उसकी विषय के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी वस्तुएं जरूरत की मिल जाती हैं। आगे देखिए उत्तर में, प्रत्येक विषय की प्रयोगशालाएं अलग अलग होती हैं। बालक इन प्रयोगशालाएं में अपनी इच्छा अनुसार जितनी देर चाहे स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सकता है। ठीक है। अब देखिए अगली जो हेडिंग है, सम्मेलन तथा विचार विमर्श। अब जैसे कि आपने ऑनलाइन का भी जमाना हो गया है, तो ऑनलाइन आपने देखा होगा जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं। उन एक प्रकार का क्या होता है, सम्मेलन होता है। ऑनलाइन कह लीजिए, अगर आप बड़े स्कूल से बिलोंग करते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो फिर आपको भी इसका मौका दिया जाता है चर्चा करने का। उत्तर में देखिए, कक्षा में प्रातःकाल विमर्श सभाएं होती हैं जिनमें ठेके के अनुसार उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे बोर्ड एग्जाम आता है तो छात्र को बहुत ज़्यादा टेंशन सी होने लगती है कि वह किस तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखे, करते रहे और किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सके। लेकिन एक तरह का प्रेशर भी होता है छात्र के ऊपर, इसलिए ये जो है सम्मेलन लगाए जाते हैं छात्रों के लिए। ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी वाद विवाद या विचार विमर्श के द्वारा बालक की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया, छात्र के ऊपर काफ़ी दबाव होते हैं उसको बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो वह डाउट क्लियर करता है। अगली हेडिंग है प्रगति लेखा। तो छात्र को दी जाने वाली शिक्षण प्रणाली का एवं जिसके द्वारा अर्थात शिक्षक की प्रगति का एक चार्ट बनाया जाता है। इस चार्ट में प्रत्येक दिन की या मानसिक या त्रैमासिक प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। को हम सीधी भाषा में बोलें मंथली टेस्ट, क्योंकि हम जो है पढ़ाई करते हैं इसकी जांच करने के लिए शिक्षक टेस्ट कराता है, यानी परीक्षा कराता है महीने में। फिर वह एक चार्ट तैयार किया जाता है, वहाँ पर हमारे नंबर चढ़ते हैं, किस विषय में हमारे कितने नंबर हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कितनी हमारी जो है प्रगति हो रही है। तो लेखा यानी लिखित रूप से बताया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।